से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज मुझे बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग की उपलब्धियों के बारे में बोलने का मौका मिला है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, माननीय मंत्री श्री मंगल पांडे जी को स्वास्थ्य विभाग में सकारात्मक बदलाव के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं बिहार की जनता की तरफ से। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग श्री मंगल पांडे जी का विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं कि कोरोना काल में इन्होंने बहुत जबरदस्त कदम उठाया। उस वक्त सब सोचा जा रहा था कि बिहार में जब अगर कोरोना होगा तो आधी आबादी साफ हो जाएगी, कि यहाँ का व्यवस्था चरमर है, यही सबके मन में धारणा थी। लेकिन सही समय पे सही कदम उठा के इस धारणा को इन्होंने विफल किया और लोगों का जो सोच था उससे उम्मीद से ज्यादा बढ़कर इन्होंने काम किया और कोरोना के चेन को तोड़ने का काम किया, उसको फैलने से रोका। इसके लिए मैं फिर से धन्यवाद देता हूं। और खासकर सभी डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स जितने भी शहीद हुए हैं इस कोरोना काल में, उनको मैं श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। बिहार में दूसरे प्रदेश से आए हुए लोगों के लिए अलग क्वारंटाइन सेंटर बना के रखा गया और उनका समुचित इलाज और देखभाल भी किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय था, अदरवाइज नहीं तो कोरोना फैलता तो हमें दिक्कत हो जाता। मैं चाहूंगा सभी माननीय सदस्य ध्यान से सुने उपलब्धियों के स्वास्थ्य विभाग की, जो 15 साल में यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। और एक चिकित्सक होने के नाते मैं इस पे कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा। सबसे पहले आप देखेंगे कि 15 साल पहले क्या बुरी स्थिति थी बिहार में चिकित्सा की। इसके लिए तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था और हमारे जो विपक्ष के जो माननीय सदस्यगण है अभी हैं नहीं, उनकी भी बहुत जिम्मेदारी थी। जब अपहरण का जब दौर चला था तो सबसे ज्यादा पीड़ित डॉक्टर हुए थे, डॉक्टर्स की बहुत हत्याएं हुई थी। उस वक्त बहुत सारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स बिहार छोड़ करके दूसरे प्रदेश में गए, वहां पर भी लोग पहुंच गए राजद वाले। फिर उसके बाद बहुत लोग डॉक्टर्स भारत छोड़ना पड़ा उनको। तो मैं ये बताना चाहता हूं तो उसके लिए जिम्मेदार जो चरमर व्यवस्था थी उसके लिए विपक्ष की बहुत बड़ी भागीदारी थी। लेकिन पिछले 15 साल में बहुत सुधार हुआ है, उम्मीद से ज्यादा सुधार हुआ, लेकिन और भी जरूरत है। सबसे पहले मैं आईजीएमएस की बात करता हूं। आईजीएमएस में पिछले 15 साल में लगभग हर एक विभाग में बहुत ही व्यापक रूप से सुधार हुआ है। आईजीएमएस पटना को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में विकसित करने हेतु बेड्स की संख्या 2732 किए जाने का कार्य जारी है। वर्तमान में अस्पताल में उपलब्ध बेड्स की संख्या 1032 है। इसके अतिरिक्त 500 बेड का अस्पताल निर्माणाधीन है। अब 1200 बेड के नए अस्पताल का निर्माण की योजना में 513 करोड़ की लागत से सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। साथ ही 200 बेड के नए अस्पताल, नेत्र अस्पताल के निर्माण हेतु कार्रवाई की जा रही है। आईजीएमएस में एडवांस मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी और मॉलिक्यूलर जेनोमिक्स लैब्स की भी स्थापना हेतु 78 करोड़ रुपए की योजना राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम की जांच एवं चिकित्सा की भी अनुसंधान यहाँ पे शुरू हो जाएगी। इस संस्थान में किडनी ट्रांसप्लांट, कॉर्निया इम्प्लांट और बाईपास सर्जरी का भी काम आरंभ हो चुका है। लीवर और हार्ट ट्रांसप्लांट के आदि कार्यों के लिए प्रारंभ किए जाने की योजना है। कैंसर के बढ़ती मरीज को देखते हुए आईजीएमएस पटना में स्टेट कैंसर संस्थान में 138 करोड़ रुपए का नया 100 बेडेड अत्याधुनिक संस्थान का निर्माण पूर्ण चालू हो गया है। देखिए आ गए। यह संस्थान बीमारी के निदान एवं उपचार से पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा बीमारी के रोकथाम की प्रयास करते रहेगा। अभी आईजीआईएमएस में लाइनेक 2 लाइनेक की व्यवस्था हुई है लीनियर एक्सीलेटर की। लेकिन अब मैं बताना चाहता हूं कि लगभग भारत और बिहार में आप देखेंगे कि 20-25 मरीज, अगर 20-25 लोगों में एक कैंसर की मरीज पाई जा रही है। इसलिए कैंसर विभाग में ये 2 लीनियर एक्सीलेटर से नहीं चलेगा। कहते हैं अकॉर्डिंग टू WHO 1
radiation therapy unit is required per 1 million population. According to that, the population of Bihar is 124 million. So we require minimum 124 radiation therapy unit. But at present we have only 2. That is also not working. It is supposed to start after some time. तो मैं ये कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय से कि अभी IGMS में 2 रेडिएशन थेरेपी का यूनिट लगा है, लेकिन अब देखेंगे पूरे बिहार में इसकी रिक्वायरमेंट 124-25 की है, और वहां पे एक महावीर कैंसर संस्थान में, एक पारस में, एक सवेरा हॉस्पिटल में है। तो इतना भीड़ लगा रहता है, और एक रेडिएशन थेरेपी यूनिट में अगर चारों अगर फंक्शनिंग भी हो जाएगा माननीय अध्यक्ष महोदय, तो मात्र 400-450 पेशेंट्स का हर दिन इलाज हो पाएगा। तो इसको देखते हुए यहाँ पे माननीय मंत्री से भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लीनियर एस्केलेटर की संख्या 2 और बढ़ाएं IGMS में, ताकि मरीज के साथ अच्छे से इलाज हो पाए समय पे। PMCH में देखा जाए, पटना PMCH में 5000 करोड़ की लागत से नया 5000 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। 500 बेड की इस अस्पताल का निर्माण होने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल हो जाएगा। ये वर्ल्ड क्लास अस्पताल बनाया जा रहा है। सीट भी यहाँ MBBS की 200 से बढ़ के 250 हो रही है। PG सीट की संख्या 146 से बढ़ के 200 की जा रही है। लेकिन एक दुर्भाग्य ये है हमारे साथ कि प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज 100 साल पुराना मेडिकल कॉलेज है, और अभी तक यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी में सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी में MCH की पढ़ाई हो रही है। ये बहुत दुखद है। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करता हूँ कि इस समस्या को सॉल्व करें। उसका कारण भी मैं पिछले 5 दिन से कम 50 डॉक्टर से मैं बात किया, तो मुझे पता चला कि मुख्य कारण ये है कि जिनके पास DM और MCH की डिग्री है, उनको आप HOD नहीं बनाते हैं, उनको असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में रखा जाता है। अगर वैसे लोगों को जिनके पास DM MCH की डिग्री है, अगर वो किसी विभाग के HOD बनेंगे, तभी नेशनल मेडिकल काउंसिल, जिसको पहले कहा जाता था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, तभी वो आपको वहां पे इसकी भी डिग्री की व्यवस्था करेंगे, इसकी भी पढ़ाई के रिकॉग्निशन मिलेगा। तो इस बात पे एकदम ध्यान दिया जाए। हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है PMCH से, इतनी बड़ी संस्था है, यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी की पढ़ाई होनी बहुत जरूरी है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं NMCH के बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही सुधार हुआ है NMCH में पहले के मुकाबले में। लेकिन यहाँ पर भी एक बात है कि यहाँ पे कॉकलिया इम्प्लांट की व्यवस्था शुरू हो गई है, लेकिन यहाँ पे ऑडियोलॉजिस्ट नहीं है, स्पीच पैथोलॉजिस्ट नहीं है, जिसके कारण ये अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया है। बाहर से रिसोर्स करके इसको कॉकलिया इम्प्लांट कराया जा रहा है। और NMCH भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और वहां पे हर साल काम बहुत हुआ, लेकिन हर साल देखा जाए तो मेडिसिन डिपार्टमेंट पानी में डूब जाता है, बहुत लाखों की उपकरण बर्बाद हो जाती है। उसके लिए एक नई बिल्डिंग मेडिसिन डिपार्टमेंट का वहां बनाना बहुत जरूरी है NMCH में। सबसे बड़ी बात, माननीय मुख्यमंत्री की कृपा से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेदांता हमारे यहाँ स्टार्ट हो गया है, और 500 बेड का ये हॉस्पिटल बना है। बिहार के लोगों को अब ट्रीटमेंट के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, और बहुत सारे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आ रहे हैं। एक चीज जो मैं देखा कि यहाँ पे कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, मेरा एक सुझाव है माननीय मंत्री जी से, माननीय प्रधान सचिव जो है, माननीय अध्यक्ष के महोदय से मैं कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री से भी, आप देखते होंगे सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में आप मोबाइल नंबर दिया जाए या आधार कार्ड दिया जाए तो आपका सारा डाटा उनके पास आ जाता है। लेकिन यहाँ पे अभी तक ये व्यवस्था नहीं हुई है। अगर ट्रीटमेंट को एट पार आपको करना है कॉर्पोरेट सेटअप से, तो ये करना बहुत जरूरी है। सारे बिहार के हॉस्पिटल्स को नेटवर्किंग के माध्यम से जोड़ना होगा, और ऐसा सॉफ्टवेयर लगाना पड़ेगा। अगर कोई पेशेंट बाहर हमारा दिखा रहा इलाज कर अपना नंबर दे, इमरजेंसी के केस में उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता है, प्रायर पुराना प्रिस्क्रिप्शन नहीं रहता है, तो वो तुरंत डॉक्टर के सामने उसका पूरा प्रायर हिस्ट्री आ जाएगा, क्या ट्रीटमेंट हुआ है, तो इलाज में भी बहुत फायदा होगा। माननीय मंत्री, वैसे लोगों को संक्षिप्त कर लीजिए। बस 1 मिनट माननीय मंत्री, माननीय अध्यक्ष महोदय। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि PMCH में बेसिक इन्वेस्टिगेशन हो रहा है पैथोलॉजी में, लेकिन क्लिनिकल पैथोलॉजी में बेसिक इन्वेस्टिगेशन TSS, CRP, रिमेटाइड, अर्थराइटिस सबका भी नहीं होता है। तो मैं कारण पता किया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसमें कारण ये पता चला कि रिएजेंट्स की कमी हो जाती है। 5 रिएजेंट्स 5 दिन का आया, उसके बाद खत्म हो गया, फिर 2 महीना रिएजेंट्स आने में लग जाता है।
तो इससे भी इसको भी देखा जाए। सब टेक्निकल इशू है, इक्विपमेंट है तो मेंटेनेंस नहीं होता है, खराब होता है तो 2 महीने लग जाते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आग्रह करना चाहता हूं माननीय मंत्री से कि पीएमसीएच में खासकर हम लोगों को 3 दिन का दवाई मिलता है, मरीज को 7 दिन का दवाई मिलता है। अब बताइए जो किशनगंज से पीएमसीएच आया उसको आप 7 दिन का दवाई देकर के फिर भेजिएगा तो वो फिर दोबारा 7 दिन बाद लेने के लिए नहीं आ सकता है। तो ऐसे मरीजों के ध्यान में रखते हुए कम से कम जो दूर दराज मरीज है उनको 15 दिन का दवाई देना सुनिश्चित किया जाए ताकि उनका प्रॉपर इलाज हो और उनका तबियत भी ठीक हो। और मैं माननीय मंत्री महोदय से मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारा जो आयुष्मान भारत भारत के प्रधानमंत्री द्वारा जो योजना चल रहा है उसमें बहुत स्लो है इम्पैनलमेंट का प्रोसेस, जिसके कारण बहुत सारा हॉस्पिटल अप्लाई आज करते हैं तो 1 महीने बाद रिप्लाई आता है। तो इसको भी ध्यान दें। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, जो भी प्रधान सचिव हैं, समाप्त कर लीजिए। बस 1 मिनट सर, 1 मिनट। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, हेल्थ का पूरे बिहार के लिए है। मैं प्रधान सचिव जो भी है मैं कहना चाहता हूं कि एक बार कोरोना का काल है, आप मास्क लगा करके हॉस्पिटल जाएं। जो तकलीफें झेलती है बिहार की जनता पीएमसीएच एनएमसीएच में एडमिशन के दौरान, आप खुद देखें क्या है, तभी उसका रेक्टिफिकेशन होगा, अदरवाइज कभी नहीं सुधरेगा, कितनी भी सरकार खर्चा कर दे। दूसरी बात, वार्ड में जाएं आप, वहां पे जो खाना की गुणवत्ता पेशेंट को मिलती है वो देख के नहीं, सरप्राइज चेकिंग में जाएं, उसको खा के देखें कि कैसा खाना पेशेंट को मिल रहा है। तीसरी चीज, आप उसके जो वॉशरूम में है उसको भी आप सरप्राइज चेकिंग में जाएं। अगर आप बता के जाएंगे तो फिर कोई इलाज ही, सब तैयार हो जाते हैं, सफाई हो जाता है, खाना अच्छा बनने लगता है। तो सरप्राइज चेकिंग किया जाए। सभी माननीय विधायकों से मैं कहता हूं और डॉक्टर से भी मैं कहता हूं कि आप जो अधिकारी की जी हजूरी करते रहते हैं, ये गरिमा को आपको शोभा नहीं देता है। आपसे अच्छा होगा कि आप बेहतर आप पेशेंट का इलाज करें और ऐसा गलती नहीं करें कि किसी आईएएस के आगे पीछे आपको दौड़ना पड़े। उतना समय पेशेंट के इलाज में आप दें तो जनता का भलाई होगा। बस मैं